जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि ये क्या क्या डिफ़ाइन करती हैं, और इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल पर्पसेस में कैसे यूज़ करें। I hope renal histology or anatomy से you are aware of specifically the glomerulus, proximal convoluted tubule, loop of Henle, distal convoluted tubule and the collecting duct. यहाँ पे से जब distal convoluted tubule glomerulus के पास से गुजरता है तो it is actually facing एरिया जहाँ पे ये afferent और efferent arterioles के दरमियान में से होकर distal convoluted tubule के एक पोर्शन गुजरता है. Over that area distal convoluted tubule के cells specialized cells जो हैं they form macula densa, और similarly afferent और efferent arterioles के कुछ cells specialized हो जाते हैं and they form the granule cells. ये combination जो है of macula densa cells and granular cells of the vasculature, this forms an apparatus for ग्लोमेरुलोट्यूबुलर बैलेंस, और इसकी जो है अप्लाइड फिजियोलॉजी हम आगे जाके देखेंगे. रेस्ट इनकी हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग एनाटमी में कर चुके में होंगे, बट फिजियोलॉजी के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन की लेयर्स. Starting from endothelial cells of the capillaries, they have fenestrations बट ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, इतनी छोटी होती हैं कि उसमें से इजीली प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन्स पास नहीं कर सकती हैं. और सेकेंडली इन फेनेस्ट्रेशंस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो रिपेल करते हैं नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स को, एंड दे hamper the filtration of plasma proteins across the glomerular capillaries into the Bowman's capsule. बाकी के सारा plasma constituent जो होता है blood में, that is filtered easily across the glomerular capillary because of the fenestrations, लेकिन plasma proteins की filtration hamper हो जाती है. Secondly, basement membrane जिसमें कोलेजन होता है और प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ये प्रोटियोग्लाइकन्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो फर्दर हैम्पर करते हैं प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन को. लास्टली एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इनके जो हैं स्पेशलाइज सेल्स को पोडोसाइट्स कहते हैं, उनके एलोंगेटेड फुट प्रोसेसेस होते हैं जिनके दरमियान में अगेन गैप होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ये स्लिट पोर्स, इनका एक तो पर्टिकुलर साइज और दूसरा इनके ऊपर भी प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से दे हैम्पर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की तीनों ही लेयर्स आर अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, बट इन केस ऑफ एनी पैथोलॉजी जो इन तीनों लेयर्स में से किसी भी एक लेयर की एनाटमी को नेगेटिव चार्जेस को डिस्टर्ब करेगा, दैट कैन लीड टू increased filtration of proteins across the glomerular capillary membrane leading to proteinuria. As you all know कि प्लाज्मा या ब्लड जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में एंटर होता है फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल्स और एग्जिट करता है विद द इफरेंट आर्टेरियोल्स. दिस इज द स्पेशल प्लेस इन द बॉडी जहाँ पे कैपिलरीज के दोनों एंड पे ही आर्टेरियोल्स हैं. दिस इज एन एमसीक्यू फॉर यू कि यूजुअली कैपिलरीज के एक एंड पे आर्टेरियोल्स और दूसरे एंड पे वेन्यूल्स होते हैं, बट kidneys में afferent arterioles are draining into capillaries and those capillaries are again draining into the efferent arterioles. दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कैपिलरीज के लेवल पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, आर्टीरियल ब्लड ही एंटर होता है कैपिलरीज में और आर्टीरियल ब्लड ही लीव करता है. बट प्लाज्मा प्रोटीन्स के अलावा बाकी के सारा कंपोनेंट्स जो कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा की, दैट इज फ्रीली फिल्टर्ड इनटू द बोमेंस कैप्सूल. फिल्ट्रेशन होती है एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल. उसके बाद ये सारे का सारा फिल्ट्रेट पास करता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे इधर इट कैन पास एज इट इज and drained outside via the urine, or it can be reabsorbed across the tubules. फिल्टर हुआ था ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और रीअब्सॉर्ब हो गया ट्यूब्यूल के अंदर. इधर इट कैन बी कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड. अगर तो कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब हो जाएगा कोई सब्सटेंस फिल्ट्रेशन के बाद तो वो यूरिन में सिक्रीट नहीं होगा. अगर पार्शली रीअब्सॉर्ब होगा तो कुछ कंपोनेंट तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी का यूरिन में सिक्रीट हो जाएगा. ऐसे भी हो सकता है कि जितना फिल्टर हुआ था उतना सारे का सारा ही यूरिन में सिक्रीट हो गया, और ऐसे भी हो सकता है कि रीअब्सॉर्ब हो गया और यूरिन में कुछ सिक्रीट ना हुआ. तीनों केस सिनेरियोज हो सकते हैं. एक चौथा केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक सब्सटेंस फिल्टर हुआ था ग्लोमेरुलर कैपिलरी में
और उसके बाद जब ब्लड पास कर रहा था रीनल ट्यूब्यूल में, तो वहां उसने रीअब्जॉर्ब तो नहीं किया बट सिक्रीट कर दिया। कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के अक्रॉस भी सिक्रीट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बोमेंस कैप्सूल में ऐड होगा तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, बट इफ इट इज एडेड फ्रॉम ब्लड वाया द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूब्यूल्स, उसको हम सिक्रीशन कहते हैं। तो जो अब यूरिन में कंसंट्रेशन होगी वो ना सिर्फ फिल्टर्ड सब्सटेंस की होगी बल्कि सिक्रेटेड सब्सटेंस की भी होगी। इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस इन चारों में से किसी भी रूट को फॉलो कर सकता है। अब जितना भी ब्लड फ्लो करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, वो सारे का सारा 100% फिल्टर होके एक दफा में बोमेंस कैप्सूल में नहीं आ जाता। रादर टोटल ब्लड फ्लो का एक परसेंटेज है जो कि हर दफा फिल्टर होता है। नॉर्मली इट इज इक्वल टू द 20%, यानी कि जितना भी ब्लड पास करा है किया है एक मिनट में अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसका 20% फिल्टर होके आता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर। नॉर्मली रीनल ब्लड फ्लो इज 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, और इस ब्लड फ्लो का, रीनल ब्लड फ्लो का जितना परसेंट या जितनी अमाउंट फिल्टर हो जाएगी बोमेंस कैप्सूल में, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सिंपली इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा filtered into the Bowman's capsule per unit time. It can be the amount of plasma filtered per minute, it can be amount of plasma filtered into the Bowman's capsule per hour or per day. इनकी एग्जैक्ट और नॉर्मल वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मिनट्स वाली याद कर लें तो आवर्स और डेज डे वाली आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करनी हो तो याद कर सकते हैं। नॉर्मल जीएफआर क्या है कि नॉर्मल अगर 625 ml पर मिनट ऑफ प्लाज्मा इज फ्लोइंग इनटू द renal glomerular capillary, तो उसमें से 125 ml per minute is going to be filtered across the glomerular capillary and that is equal to the glomerular filtration rate per day। देखें तो that is on average 180 liters per day। men और women में भी it can vary और subjective variation तो होती ही होती है। अब जो ब्लड यहाँ से पास किया था ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, यहाँ से एक सब्सटेंस ट्यूबुलर फ्लूइड में एंटर हो गया और अल्टीमेटली यूरिन में सिक्रीट हो गया। इसका मतलब है कि एक particular amount of plasma is now being cleared of the substance A। अब प्लाज्मा के जो अमाउंट यहाँ पे फिल्टर हुआ था उसमें से सब्सटेंस ए सिक्रीट हो गया है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो गया है, तो वो प्लाज्मा का अमाउंट जो है दैट हैज बीन क्लियर्ड ऑफ दैट सब्सटेंस, और इस टर्मिनोलॉजी को हम क्लियरेंस कहते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज क्लियरेंस। जो जीएफआर है वो एक किडनी का या एक पर्सन का होता है कि इस पर्सन का जीएफआर ये है, इस पर्सन में एक मिनट के अंदर इतना प्लाज्मा वॉल्यूम फिल्टर हो जाता है अक्रॉस द glomerular capillary, whereas clearance is particular for a substance. For example, अगर हम ग्लूकोज और क्रेटिनिन की एग्जांपल ले लें, कंपैरिजन कर लें, तो clearance time that kidney take to clear 1 liter of plasma from glucose is different that kidney takes to clear 1 liter of plasma of creatinine. So particular time for creatinine will be equal to the clearance of creatinine, और ग्लूकोज के लिए जितनी देर है दैट विल बी इक्वल टू द क्लियरेंस ऑफ ग्लूकोज। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अदरवाइज ग्लूकोज तो आपको पता है रीनल क्लियरेंस से नॉर्मली सिक्रीट नहीं होता, सारे का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो समझाने का मकसद ये है कि क्लियरेंस किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू द पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कैन बी cleared off, or the amount of plasma which will get rid of a substance per unit time, that will be equal to its clearance। clearance calculation का जो formula है that is in front of you, C is equal to clearance, which can be calculated as multiplying urine concentration of that substance multiplied by
urine volume per unit time divided by plasma concentration of that substance. C इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई पी. इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स और पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, तो इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है. इसकी कैलकुलेशन के तरीके भी हैं, बट हम फॉर नाउ सिर्फ इस फॉर्मूला पे रहते हैं. दैट क्लियरेंस इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई पी फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. क्लियरेंस इन्युलिन की डिफरेंट होगी क्रेटिनिन से, यूरिया की डिफरेंट होगी यूरिक एसिड से, बट जीएफआर किसी भी सब्सटेंस के लिए सेम होगी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ किडनी यू कैन से. अब जो हमने पीछे 4 तरह के सब्सटेंसेस डिस्कस किए हैं, इन चारों तरह के सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लियरेंस, प्लाज्मा रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड जीएफआर इन अ पर्सन. ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली कि नॉर्मल पर्सन में जीएफआर इतना होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो इतना होता है और क्लियरेंस किसी भी सब्सटेंस की इतनी होती है. अगर किसी में डिरेंज रीनल फंक्शंस हैं और आपने डिटरमिन करना है कि उनके अंदर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में जीएफआर कितना है, क्लियरेंस ऑफ अ सब्सटेंस कितनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? क्लियरेंस तो सिंपली आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं कि आप उसकी यूरिन कंसंट्रेशन और यूरिन वॉल्यूम ले लें और प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखें तो आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्लियरेंस मिल जाएगी. बट रीनल प्लाज्मा फ्लो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे हम निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो उसमें हम इन चारों सब्सटेंसेस में से कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं. वो सब्सटेंस जो फ्रीली फिल्टर होता है अक्रॉस बोमेंस कैप्सूल, बट उसके बाद बिल्कुल रीअब्सॉर्ब नहीं होता और ना ही सिक्रेट होता है अक्रॉस द रेनल ट्यूब्यूल्स. फॉर एग्जांपल दिस सब्सटेंस ए. इस सब्सटेंस ए की क्लियरेंस अगर हम निकाल लें बाय दिस फॉर्मूला, दैट विल बी इक्वल टू द जीएफआर ऑफ दैट किडनी. यानी कि उसकी उतना ही अमाउंट क्लियर होगी प्लाज्मा की उस सब्सटेंस ए से जितनी के फिल्टर हुई थी अक्रॉस द बोमेंस कैप्सूल. वेयर एज इसके कंपैरिजन में सब्सटेंस डी जो कि फ्रीली फिल्टर हुआ था, रीअब्सॉर्ब बिल्कुल नहीं हुआ, बट ब्लड में से सिक्रीट भी होकर रीनल ट्यूब्यूल्स में आ गया. यानी कि जितना ब्लड गुजरेगा रीनल ट्यूब्यूल में से वो सारे का सारा ही that will get rid of that substance D. Whereas substance A से सिर्फ 20% प्लाज्मा could get rid of, because यहाँ पे सिर्फ 20% प्लाज्मा ही फिल्टर हुआ था. जितना प्लाज्मा फिल्टर होगा उतनी ही क्लियरेंस होगी. तो सब्सटेंस ए कैन बी यूज्ड कि अगर उसकी हम क्लियरेंस निकालें तो वो जीएफआर की इक्वल होगी, और सब्सटेंस डी की अगर हम क्लियरेंस निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल रीनल ब्लड फ्लो. इनकी एग्जांपल्स जो हैं, बॉडी के अंदर यूजुअली कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि जो बिल्कुल रीअब्सॉर्ब नहीं होता और बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं होता. इसलिए हम एक्सोजिनसली एक कंपाउंड देते हैं जिसका नाम है इन्युलिन. इन्युलिन हम एक्सोजिनसली इन्फ्यूज करते हैं और फिर उसकी क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं और अस्यूम कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू द जीएफआर. इसी तरह एक और कंपाउंड है पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड. पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है और एक्सोजिनसली भी दिया जा सकता है. इसकी क्लियरेंस हम कैलकुलेट करते हैं बिकॉज दैट इज इक्वल टू द सब्सटेंस डी टाइप ऑफ अ सब्सटेंस पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड. इसकी क्लियरेंस हम कैलकुलेट करके कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू द रीनल ब्लड फ्लो. तो दिस इज पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड विच इज फ्रीली फिल्टर्ड एंड सिक्रेटेड. इससे हम रीनल प्लाज्मा फ्लो निकाल सकते हैं by the formula UV divided by P is equal to clearance of this substance. और अगर हमें renal plasma flow मिल जाए तो by using this formula we can convert it into total renal blood flow. इसी तरह अगर हम एन्युलिन की क्लियरेंस कैलकुलेट कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू द जीएफआर. बट नॉर्मली आप लोगों ने क्लिनिकल सेटअप्स में देखा होगा कि कभी भी हम रीनल फंक्शंस की डिटर्मिनेशन के लिए यूजुअली बेड साइड पे जो हम टेस्ट डिस्क्राइब, बेड साइड तो नहीं कहना चाहिए, क्लिनिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इनमें से कोई भी नहीं होते. हम कहते हैं कि क्रेटिनिन एस्टिमेट कर लिया जाए, आइडियली क्रेटिनिन की क्लियरेंस, बिकॉज क्रेटिनिन सब्सटेंस ए से मिलता जुलता है. ये बहुत थोड़ा सा रीअब्सॉर्ब होता है, सब्सटेंस ए से मिलता जुलता है. ऑल्दो 100% सब्सटेंस ए जैसा नहीं है, बट स्टिल
कैन बी यूज टू हैव एन आइडिया ऑफ द GFR ऑफ द किडनी. और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसकी क्लियरेंस कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो रहा हो तो सिंपल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ क्रेटिनिन डिटरमिन कर ली जाए. क्रेटिनिन आइडियली रीअब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में. अगर रीनल फेलियर हो रहा होगा तो इसकी फिल्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगी और इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी. तो इनडायरेक्टली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन की इंक्रीज कंसंट्रेशन कैन बी टेकन एज अ इनडायरेक्ट मार्कर ऑफ डिरेंज रीनल फंक्शंस. ऑल्दो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन आए कि आइडियली कैसे GFR कैलकुलेट करना चाहिए तो दैट इज बाय कैलकुलेटिंग द क्लियरेंस ऑफ इनोलिन. और यूजुअली हम कैसे करते हैं तो that is by taking the plasma concentration of creatinine or by measuring the clearance of creatinine. इसके अलावा ये जो प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल एजोटीमिया है जिसमें ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रेटिनिन रेज होते हैं और इनकी आपस की रेशियोज भी डिस्टर्ब होती हैं. दिस इज यू आर गोइंग टू गो through in detail while you are doing your pathology topics. Next, we are going to move towards details of GFR. क्लियरेंस आई होप इज क्लियर फॉर यू. रीनल प्लाज्मा फ्लो और ब्लड फ्लो भी हमने देख लिया. बहुत डिटेल में जो चीज़ हमने देखनी है अब दैट इज़ फिल्ट्रेशन. रीनल फिजियोलॉजी को हम फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में डिवाइड करके पढ़ेंगे और टुमारो वी विल बी डूइंग एसिड बेस बैलेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ dilute and concentrated urine. So let's move on to the next topic now. GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि पर यूनिट टाइम में ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अक्रॉस कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो जाएगा, दैट इज GFR. अब नॉर्मली इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं और इन्हीं डिटर्मिनेंट्स के कम या ज़्यादा होने से GFR कम या ज़्यादा हो सकता है. इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज CVS में हम इन बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. So one major determinant of GFR is net filtration pressure across the glomerular capillaries and the other determinant is filtration coefficient. Filtration coefficient further दो चीज़ों से determine होता है. One is hydraulic conductivity and second is surface area. यानी कि permeability of glomerular capillaries या hydraulic conductivity कह लें जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. अगर किसी वजह से परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाए, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में फाइब्रोसिस और स्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगा अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, दैट विल लीड टू डिक्रीज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड डिक्रीज GFR ऑफ द किडनी. सेकेंड इज सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी अक्रॉस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. अगर हम अज्यूम करें एक केस सिनेरियो जिसमें किसी बंदे की एक किडनी जो है वो उसने डोनेट कर दिया है किसी दूसरे पर्सन को, अब उसके अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हाफ रह गए हैं, नंबर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दैट हैज़ रिड्यूस टू हाफ, तो उसका GFR डिक्रीज कर जाएगा. या फिर अगर दोनों किडनीज भी हैं बट कुछ नॉन फंक्शनल नेफ्रॉन्स हो गए हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच आर अवेलेबल टू एड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो डिक्रीज हो गए हैं, तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर कुछ डिस्पर्स्ड मेसेंजियल सेल्स होते हैं. ये मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज. ये मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान में डिस्पर्स्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन इट डिक्रीजेस. वेयर एज जब वो मेसेंजियल सेल्स रिलैक्स करते हैं तो glomerular capillaries का available surface area for filtration it increases. So this is a normal physiological phenomena. इसके अलावा different pathologies में hydraulic conductivity या surface area change होके filtration coefficient को vary कर सकता है. Secondly, net filtration pressure, again these are the same ones जो हमने CVS में देखे थे कि across a blood vessel जो forces हैं जो determine करती हैं कि filtration होगी या reabsorption होगी, starting from capillary hydrostatic pressure. तब भी हमने कहा था कि hydrostatic pressure is going to favor
filtration across the capillary. तो जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा. अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के फर्दर क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं. वन इज ब्लड वॉल्यूम. जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा बॉडी में उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इट कैन इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और जीएफआर इंक्रीज करेगा. सेकेंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फोर्स इज ब्लड प्रेशर. अगर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है लेकिन ब्लड प्रेशर ज़्यादा है दैट विल ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड जीएफआर विल इंक्रीज. सो वो सारे फैक्टर्स जिनमें इनडायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर वेरी करेगा दैट कैन लीड टू वेरिएशन इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड अल्टीमेटली जीएफआर. अगर डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो गया, डिक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जीएफआर विल डिक्रीज. दूसरा अफरेंट आर्टीरियोल्स और इफरेंट आर्टीरियोल्स की हम बात करते हैं. पहले हमने सीवीएस में डिस्कशन में कहा था कि आर्टीरियोल से वेन्यूल के दरमियान में कैपिलरीज के लेवल पे ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है. बट यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होने की वजह रेजिस्टेंस नहीं है और ना ही यहाँ पे ब्लड प्रेशर इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है. आर्टीरियल एंड पे जितना ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है अफरेंट आर्टीरियोल के एंड पे, इफरेंट आर्टीरियोल के एंड पे इससे कम होगा बट बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होगा. सेकेंडली जो कमी आती है वो भी इस वजह से आती है क्योंकि यहाँ से ब्लड वॉल्यूम फिल्टर हो जाता है इनटू द बोमेंस कैप्सूल. जब ब्लड वॉल्यूम ही कम रह जाता है एट द इफरेंट एंड तो रिलेटिवली ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. नॉर्मल अगर हम हिस्टोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करें तो अफरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं ये ज़्यादा वाइड कैलिबर के होते हैं और इफरेंट आर्टीरियोल्स रिलेटिवली कम डायमीटर की होती हैं. तो अगर आप एग्जांपल ले लें कि एक पानी का पाइप है जिसमें पीछे से पानी आ रहा है, उसका एक एंड वाइड और ब्रॉड है दैट इज़ द अफरेंट एंड और दूसरा जो एंड है वो कंस्ट्रक्टेड है. तो इसका मतलब है कि water will feel a little bit resistance to escape from the other end जिसकी वजह से बैक प्रेशर एक्सर्ट होगा और अफरेंट एंड वाले पे साइड पे जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो इस वजह से भी कि अफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ से ब्लड फटाफट एंटर हो जाता है ओवर हियर बट यहाँ पे डायमीटर कम होने की वजह से उतनी स्पीडीली एग्जिट नहीं कर पाता. तो अफरेंट एंड पे एक्यूमुलेशन की वजह से भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा होता है एट अफरेंट आर्टीरियोलर एंड एज कम्पेयर टू द इफरेंट आर्टीरियोलर एंड. नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट फोर्स विच इज़ हाइड्रोलिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल. अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर कहाँ से आएगा. जैसे जैसे प्लाज्मा फिल्टर होता चला जाएगा बोमेंस कैप्सूल में तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. नॉर्मली इट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकॉज यहाँ पे फ्लूइड बनता है और आगे रीनल ट्यूब्यूल्स में पास करता जाता है साइड बाय साइड, यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता. तो ऑल्दो इट इज अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन बट ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये आगे मूव कर जाएगा फ्लूइड. तो इट इज नॉर्मली नॉट गोइंग टू हैम्पर द फिल्ट्रेशन अक्रॉस ग्लोमेरुलर कैपिलरी. बट इन केस ऑफ अ ब्लॉकेड in the passage of renal tubules, for example renal stones हैं या urinary bladder, urethra, ureter के लेवल पे कहीं कोई stones हैं तो urine will not be easily able to move across that blockade और वो बैक प्रेशर एक्सर्ट करेगा एक्यूमुलेशन के बाद जिसकी वजह से बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है एंड दैट कैन डिक्रीज द जीएफआर. Bowman's capsule capillary pressure जो है that is going to be almost equal at the afferent end and the efferent end of the arterioles. Lastly अगर हम collide osmotic pressure of Bowman's capsule की बात करें तो that is going to favor filtration but normally it is equal to 0 क्योंकि जो कैपिलरीज के अक्रॉस प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ पैथोलॉजी. फॉर एग्जांपल प्रोटीन यूरिया हो रहा है किसी रीनल डिसऑर्डर की वजह से so that will lead to the passage of proteins into the Bowman's capsule which will increase its oncotic pressure and will favor more filtration but it's a normal not a normal condition.
लास्टली हाइड्रो कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पे क्योंकि मौजूद होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये हैम्पर करती हैं फिल्ट्रेशन को, दे अट्रैक्ट वाटर टुवर्ड्स देमसेल्फ, दे वांट टू स्टॉप फिल्ट्रेशन। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी कम जीएफआर होगी, और जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपर प्रोटीनीमिया की एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल लिवर फेलियर है, नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, या फिर मेल न्यूट्रिशन का पर्सन है, एक ऐसा पेशेंट है उसमें प्रोटीन्स प्लाज्मा में कम है, तो उसका प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर विल बी लेस देन नॉर्मल एंड filtration will be favorable across capillaries, relatively GFR will be more. दूसरा, इसको अगर हम afferent end और efferent end में डिवाइड करें तो afferent end पे और efferent end में relative plasma concentration वेरी हो चुकी होती है, क्योंकि afferent end पे प्लाज्मा फिल्टर आउट होता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती। ये सारी की सारी प्लाज्मा प्रोटीन्स जब इफरेंट एंड पे पहुंचती हैं तो वहां पे रिलेटिव प्लाज्मा डिक्रीज हो चुका हुआ होता है, और आप कह सकते हैं कि रिलेटिव प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन हैज इंक्रीज्ड। तो आफ्फरेंट एंड की निस्बत ईफरेंट एंड पे रिलेटिव प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसी तरह जब ये ब्लड रीनल ट्यूब्यूल्स में पहुंचता है तो तब इसकी रिलेटिव प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो चुकी हुई होती है, which helps in reabsorption across the tubules rather than filtration. So this was about the determinants of GFR. इस पे आपके पास में जो वो हाइड्रोस्टैटिक ये और स्पेसिफिकली जिनकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोमेंस कैप्सूल में रेज हो सकता है, और इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन और इफ देयर इज पैसेज ऑफ प्रोटीन्स इनटू द बोमेंस कैप्सूल। इन सारे डिटर्मिनेंट से, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी से, सरफेस एरिया से बेबहा सिनेरियोज हैं व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल एंड यू आर सपोज्ड टू कमेंट ऑन द GFR. Either it will increase or decrease or it will have no effect. This was about the normal determinants of GFR. अब होता क्या है बॉडी में, हमने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स जो कि फिल्ट्रेशन करवा रही है अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसके डिटर्मिनेंट्स में ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर है। एक पर्सन में ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर वेरी होने के साथ हम नहीं चाहते कि रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर ड्रास्टिकली वेरी कर जाए। वी डू नॉट वांट कि अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो एक्सेसिवली फिल्ट्रेशन की वजह से अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज डिहाइड्रेशन में चला जाए। वी वांट दैट कि जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो जो हैं वो नॉर्मल रेंज में रहें, ब्लड प्रेशर बढ़े या ना बढ़े, और कम हो या ब्लड वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा हो। तो फॉर दैट वी हैव थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन द किडनी। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड हार्मोन, ये दोनों एक्सोजिनसली एक्ट करते हैं टू मॉड्यूलेट द रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर इन स्पाइट ऑफ द वेरिएशंस इन द रीनल ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। सेकेंडली, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म्स के अलावा इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म्स भी हैं विच कैन हेल्प इन मॉड्यूलेशन ऑफ नॉर्मल जीएफआर एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो डिस्पाइट द वेरिएशंस इन द आर्टियल प्रेशर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आर्टियल प्रेशर वेरिएशन है और वाई एक्सिस पे देयर इज वेरिएशन इन जीएफआर and renal plasma flow. So within a range of 80 to 20 millimeters, 200 millimeters of mercury arterial blood pressure, GFR almost constant रहता है, renal blood flow भी almost constant रहता है। अगर arterial blood pressure 80 से कम या 200 से ज़्यादा हो जाएगा, then only the GFR and renal plasma flow will be varying. Otherwise इतनी wide range के अंदर because of these three mechanisms जो है रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर नॉर्मल रेंज के अंदर एक प्लेटू पे स्टिल रहते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक्स, हार्मोन्स में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एपिनेफ्रिन, एंडोथिलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनकी डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा दो तरह के इंट्रिंसिक फीडबैक मैकेनिज्म हैं, ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक और मायोजेनिक मैकेनिज्म्स। अब इनकी वन बाय वन हम डिटेल देखते हैं। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक अगर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते जाएं तो इट विल हेल्प अस लेटर ऑन। Afferent arteriole and efferent arteriole. Again, if we take an example of a water pipe, जो afferent end पे
टैप से कनेक्टेड है जहां से पानी आ रहा है इनटू द अफरेंट आर्टेरियोल्स, और एक इफरेंट एंड है जहां से वाटर ने एग्जिट करना है आउटसाइड द रीनल कैपिलरीज. If there is a force which causes constriction at the level of afferent arterioles, तो क्या होगा? ब्लड एंटर ही नहीं होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में. ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट विल डिक्रीज और जीएफआर डिक्रीज कर जाएगा. दूसरा केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि कोई ऐसा हार्मोन या इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है जिसने आफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं की लेकिन इफरेंट आर्टेरियोल्स की कंस्ट्रक्शन कर दी. अगर इफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और आफरेंट आर्टेरियोल्स कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा कि ब्लड फ्लो करता रहेगा into the glomerular capillary but it will not be able to exit that easily, जिसकी वजह से यहाँ पे blood will start accumulating और glomerular capillary hydrostatic pressure increase करेगा, GFR increase करेगा. But this is only going to happen up to a limit. अगर आप पाइप का exit end little bit if you constrict it तो water comes out of it with a greater force, बट अगर आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा टोटल. सो इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू द मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड इज कि वो सारे फैक्टर्स जो प्रीडोमिनेंटली अफरेंट आर्टेरियल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो रीनल प्लाज्मा फ्लो जीएफआर को डिक्रीज करेंगे, और वो सारे फैक्टर्स जो प्रीडोमिनेंटली इफरेंट आर्टेरियल्स की कंस्ट्रक्शन कराएंगे दे विल बी हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द रीनल जीएफआर अप टू अ लिमिट.